हाय। अब आवाज आ रही तुमको? अब आवाज आ रही तुमको? अरे यार, ये भी चोचले हो जाते हैं, बताओ। आवाज आ रही है? अभी ठीक आ रही है? साउंड आ रही है? चलो ठीक है। अब आवाज आ रही तुमको? ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए। तो यार, मैं ये बोल रही थी तुम्हें कि लास्ट के दिन तुम्हें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। लास्ट के दिन तुम्हें बहुत ज्यादा अपने लिए भी यूजफुल बनाने हैं, एफिशिएंट बनाने हैं। इन दिनों के अंदर तुम्हें टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। टाइम बर्बाद का मेरा सेंस ये नहीं होता है कि तुम बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। वो तो देखो, तुम इतने बड़े समझदार हो गए हो, तुम्हें खुद भी पता है कि तुम्हारा टाइम कितना कीमती है। तुम इन सब चीजों में टाइम बहुत रेयर ही वेस्ट करते होगे, मुझे लगता है। लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट वहां हो जाता है जब तुम्हें एंजाइटी होती है अंदर से। तुम्हें लगता है कि यार, ये बंदा तो 5-5 घंटे का सेशन ले रहा है, तो चलो इसके सेशन में बैठ जाते हैं, इसके बहाने से हम भी पढ़ लेंगे। लेट मी टेल यू, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब तक आप खुद से बैठ के सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक किसी की भी लेक्चर्स कोई काम नहीं आएंगे। इवन मेरे लेक्चर्स भी कोई काम नहीं आएंगे। तो प्लीज सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा फोकस करना इन लास्ट के 20-25 दिन के अंदर। एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है और हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं तुमको रेकमेंड करती हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे रोज स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर फटाफट से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि रोज क्या स्टडी रूटीन आते हैं। मैं तुमको रोज टारगेट देती हूँ, ताकि हम नीट एग्जाम से पहले एक बार 25 अप्रैल तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो वो हमारा पूरा सीन चल रहा है अभी वहां पर। तो काफी बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। पिछले 7 दिन से हम ये टारगेट फॉलो करते जा रहे हैं, और 25 अप्रैल तक हम फॉलो करेंगे। तो प्लीज बी मेक श्योर कि आप लोग भी उस टारगेट का और उस ग्रुप का हिस्सा हो। एंड यस, टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, अपने सारे फ्रेंड्स को भी बता देना। ओके, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, कम टाइम में ज्यादा अच्छे से एफिशिएंटली रिवाइज करना है, इस लेक्चर का यही मकसद है। इस लेक्चर में कोई भी ये समझ के ना बैठे कि मैं कोई भी बेसिक सी चीज पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं है कि इतने एग्जाम के इतना पास में आके तुम्हें कोई भी चीज बेसिक से पढ़ने की जरूरत है। अगर तुम्हें कोई चीज बेसिक से पढ़ने की जरूरत है ना, तो मत पढ़ो उस चीज को, क्योंकि वो टाइम नहीं रहा है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये वाला चैप्टर हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। चैप्टर नंबर 20 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली भी 20 नहीं है, क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स कट हो चुके हैं। तो चैप्टर नंबर आप चेक कर लेना क्या है। लेकिन यस, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही इजी सा चैप्टर है, और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और वो टॉपिक्स बताऊंगी जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने चीजों को हाईलाइट करके रखा हुआ है। ये हाईलाइटेड एनसीईआरटी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। इसके साथ में मैंने खुद के नोट्स भी बना के रखे हुए आप लोगों के लिए। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें हैंड रिटन इंक्लूड कर रखी है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हम यहाँ से नहीं मतलब एनसीईआरटी से नहीं सीख सकते हैं। उसको हमें नोट्स के जरिए थोड़ा देखना पड़ता है। तो वो सारी चीजें इंक्लूडेड करके मैं टेलीग्राम पर ही आपको शेयर करूंगी जस्ट आफ्टर दिस सेशन। ठीक है, फिर 5:30 बजे हमारा एक और सेशन होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो वहां पर भी आ जाना। काफी छोटा चैप्टर है, उसमें भी काफी ईयर एंड आई कट हो चुका है, तो वो कर लेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूवमेंट से और लोकोमोशन से। देखो, लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ध्यान से सुनते जाना आने वाले 30 मिनट तक। मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती तुमसे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए मतलब जगह चेंज कर ली, लोकोमोशन है। अगर मैं अपने बैठे बैठे एक ही जगह पे बैठे बैठे हाथ पैर हिला रही हूँ, दिस इज द मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट और लोकोमोशन का मतलब तो समझ में आ गया। अभी मूवमेंट के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो 3 टाइप्स मेजरली हमारे पास में होते हैं। एक अमीबॉइड होता है, सीलियरी होता है, और तीसरा मस्कुलर होता है। देखो, सबसे पहले अमीबॉइड की बात करें तो अमीबा कैसे मूव कर रहा होता है। अमीबा अपने स्यूडोपोडियस की हेल्प से मूव कर रहा होता है। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है कि भाई अमीबा के अंदर ये स्यूडोपोडियाज होते हैं, जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म इसका भरा हुआ होता है, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, ऐसे ऐसे रेंगते रेंगते से अजीब सी मूवमेंट करता है। राइट, वो ऐसे क्रॉलिंग मूवमेंट करता है। बिल्कुल वही मूवमेंट जो होती है ना, वो अपनी ये अमीबॉइड मूवमेंट होती है। ठीक है, ऐसी अमीबॉइड मूवमेंट हमारी बॉडी में कहाँ पे होती है, मैक्रोफेज के अंदर होती है, ल्यूकोसाइट के अंदर होती है। दोनों ही डब्ल्यूबीसीज होती है, जिनके लिए होना भी जरूरी है, क्योंकि ये डाइपेडेसिस शो करती है। डाइपेडेसिस का मतलब होता है कि डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, वो किसी पैथोजन को मारने के लिए ब्लड वेसल से अगर बाहर निकलेगी, तो उसको ऐसे ये वाली मूवमेंट करके ही बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट। एग्जाम्पल याद रख लेना। ये स्यूडोपोडियास की हेल्प से जैसे स्ट्रीमिंग होता है प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग ही तो हो रहा है ना, प्रोटोप्लाज्म आगे बढ़ रहा है इस तरीके से, बिल्कुल वैसे जैसे अमीबा में होता है, इसलिए इसको अमीबॉइड बोल रहे होते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे पास में जो अमीबॉइड मूवमेंट करवाने के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, आपको पता है। ये जो सेल्स होती है, ल्यूकोसाइट हो गई, मैक्रोफेज हो गई, इनके अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स में कौन से आते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अमीबॉइड मूवमेंट के लिए। तो ये सवाल आ सकता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है अमीबॉइड मूवमेंट के लिए। साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर दूसरे टाइप की मूवमेंट आती है सीलियरी मूवमेंट। नाम से पता चल रहा है सीलिया की हेल्प से हो रही होगी।
सीलिया कहाँ होते हैं? दो जगह होते हैं, याद रखना, ट्रेकिया के अंदर और फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ट्रेकिया में क्या हेल्प करेंगे कि मान लो सांस ली, सांस के साथ धूल मिट्टी पार्टिकल्स आ गए, तो अभी सीलिया क्या करेंगे ना, उनको बाहर फेंकेंगे। सीलिया ऐसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं और सीधे धूल मिट्टी को बाहर फेंक देते हैं। ऐसे हमारे पास में जो ओवम होता है, हमारा गेमीट होता है, फीमेल का गेमीट, जो कि अपनी फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल कर रहा होता है, उसको भी आगे ट्रैवल करने के लिए, पास करने के लिए सीलियास की रिक्वायरमेंट होती है। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सीलेटेड मूवमेंट के दो एग्जांपल्स अपने पास में याद हो गए। ठीक है, तीसरा अपने पास आता है मस्कुलर मूवमेंट, जो हमारी बॉडी के अंदर है। भाई पेन उठा रखा है तो ये मस्कुलर मूवमेंट है। मैं अगर ऐसे ऐसे किसी भी तरीके से अपने हाथ को खोलती हूँ, बंद करती हूँ, खोलती हूँ, बंद करती हूँ, ये क्या है? मस्कुलर मूवमेंट है, राइट। मेरे हाथ की मसल्स यहाँ पर वर्क कर रही होंगी, तो ये मस्कुलर मूवमेंट हो जाती है। मस्कुलर मूवमेंट में मसल्स इन्वॉल्व रहती हैं, और मसल्स भी हमारे पास में अलग अलग टाइप की होती है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। वो मसल्स किस तरीके से हो सकती है? देखिए, ये मसल्स हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, लोकोमोशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। मूवमेंट का मतलब है कि एक जगह पे मैंने बंद करूँ, खोल रही, बंद करूँ, ये है मेरे हाथ का मूवमेंट। बट मैं लोकोमोशन जब करने लगूँ ना, कि एक जगह से दूसरी जगह जाऊँ, चल के जा रही हूँ, तो वहां पर मेरे बॉडी का कंकाल, हड्डियां वगैरह वो तो काम आएंगी, स्केलेटन तो काम आएगा ही, लेकिन इसके साथ में मसल्स भी काम आएंगी। अगर मेरी मसल्स काम नहीं करी तो मैं चल भी नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो ये मसल्स मेरी वहां पर हेल्प कर रही होती हैं। मसल्स जो होती है ना, यहाँ पर आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर पूरा लोकोमोशन जो होता है, एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं, तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है? सबसे पहले तो मसल इन्वॉल्व होती है, तो मस्कुलर एक्टिविटी होती है। उसके बाद हमारी पूरा कंकाल, जो स्केलेटल सिस्टम होता है, इसमें हड्डियां आती है, वो इन्वॉल्व होता है, तो स्केलेटन होता है। फिर न्यूरल सिस्टम भी होता है। देखो, तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है, तुम स्ट्रेट चल रहे हो, इन सब चीजों के लिए न्यूरल सिस्टम भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो तीन चीजें हैं जो हेल्पफुल होती हैं हमारे लोकोमोशन में, मस्कुलर, स्केलेटन एंड न्यूरल। ठीक है, इतना सही हो जाता है। आगे बात करते हैं, हमारी मसल्स जो होती है ना, वो तीन तरीके की होती है ना। और बेसिकली मसल्स अगर बात करें तो टिश्यू है मसल। ठीक है, आपने पढ़ रखा है। तो मसल एक टिश्यू होता है। वो कैसा टाइप का टिश्यू होता है? एम से मसल, एम से मेसोडर्मल होता है। ये 40 से 50% तक का वेटेज आपका लेके रखता है। अगर आपका वेट 60 किलो है, तो 60 किलो में से 40 से 50% जो है ना, वो मसल्स ने ही ले रखा है। तो मसल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका वेट कितना होता है। इन मसल्स के अंदर कुछ इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी। अगर आप इसको एक्साइट करना चाहो तो एक्साइट हो जाएंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, रिलैक्स हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, जैसे रबर एक्सटेंड होता है वैसे एक्सटेंड हो सकती है। इलास्टिसिटी इसमें प्रेजेंट हो सकती है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर आपने इसको ऐसे खींच दिया तो ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे भी आ सकती है। दिस इज व्हाट वी कॉल इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसी के साथ में यहाँ पर एक ना फ्लेजुलर मूवमेंट शो कर रखा है। जैसे वहां पर आपको ये फ्लेजुलर मूवमेंट मुझे नहीं पता ये मसल वाले में क्यों शो कर रखा है, बट हाँ, ये यहाँ पर होना चाहिए था कि जो आपका मूवमेंट था ना, सीलिएटेड एंड मस्कुलर अमीबॉइड, यहाँ पर यहीं पर फ्लेजुलर भी मूवमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए था, लेकिन गलती से यहाँ आ गया शायद ये। फ्लेजुलर मूवमेंट में आपको पता है फ्लेजिला इन्वॉल्व होता है। फ्लेजिला कहाँ होता है आपको पता ही है, ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पर्म जो होता है ना, पीछे एकदम टेल लगी हुई होती है, वो फ्लेजिला ही तो होता है। फ्लेजिला की हेल्प से जो चीज होती है ना, मूवमेंट नहीं, लोकोमोशन कर पाती है। देखो, सीलिया की वजह से कोई चीज जो होती है ना, वो मूवमेंट कर पाती है, एक ही जगह के ऊपर ऐसे मूव करेगी। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब होता है जगह चेंज कर ली। तो हमारा जो ये होता है ना, स्पर्म होता है, वो जगह चेंज कर सकता है फ्लेजिला की हेल्प से। फ्लेजिलेटेड मूवमेंट होती है। तो स्पर्म में फ्लेजिलेटेड मूवमेंट होती है, दूसरे स्पॉन्जेस के अंदर भी फ्लेजिलेटेड मूवमेंट होती है। स्पॉन्ज के अंदर जो कैनाल सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम है ना, उसके अंदर भी फ्लेजिला प्रेजेंट होती है, और उसकी वजह से ही तो वो लोकोमोशन कर पाता है। प्रोटोजो मतलब अपना स्पॉन्ज जो होता है वो अपना मूवमेंट कर पाता है, राइट। तो ये इसका आपका एग्जांपल हो जाएगा। मसल में 40 से 50% वेट उसका घेरता है, हमारी बॉडी का 40 से 50% वेट लेता है। स्पेशल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। तीन तरीके की मसल्स होती हैं। पहला होता है स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। स्केलेटल मसल वो होती हैं जो मेरे बॉडी के कंकाल से जुड़ी हुई है, हड्डियां हैं तो हड्डियों से जुड़ी हुई मसल्स को स्केलेटल मसल कहते हैं। दूसरी टाइप की मसल होती है हमारे पास विसरल मसल। विसरल हमेशा वर्ड आता है किसके लिए? इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। अगर मेरे पास कोई भी विसरल वर्ड कहीं पर पूरी बायो में देख लो ना, उसका मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन है। तो अगर विसरल मसल है, मतलब वो मसल किससे कनेक्टेड होती है? इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड होती है। और तीसरी टाइप की होती है कार्डिक। कार्डिक का मतलब बताइए, हार्ट में मसल, हार्ट में जो प्रेजेंट मसल्स होती है वो कार्डिक मसल्स होती हैं। हमें यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में हमें स्केलेटल मसल्स के बारे में ज्यादातर अच्छे से इलैबोरेट करके पढ़ना, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, स्केलेटल मसल्स जो होती है ना, वो बेसिकली आपके क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं आपकी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम से। ठीक है, आपकी हड्डियां जो होती हैं वो सब कुछ उससे कनेक्टेड होती है। अगर मैं ये स्केलेटल मसल यहाँ पर बनाती हूँ, तो ये स्केलेटल मसल जो होती है वो कुछ इस तरीके से स्ट्राइटेड होती है, इसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर ना बैंड प्रेजेंट होते हैं, कुछ लाइट कुछ डार्क ऐसे बैंड्स होते हैं। जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर ये बैंड होने की वजह से इसको स्ट्राइटेड या फिर
स्ट्राइटेड मसल कहते हैं, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस इसकी होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मसल होती है ना, क्योंकि ये हमारे स्केलेटल मसल से, स्केलेटल सिस्टम से कांटेक्ट में होती है, तो स्केलेटन के ऊपर तो पूरा कंट्रोल हमारे दिमाग का होता है, तो इसीलिए इन मसल्स के ऊपर भी पूरा कंट्रोल हमारे दिमाग का होता है। तो दिमाग का कंट्रोल अगर हो, मतलब हम अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस मसल को, तो ये मसल हमारे इच्छा के अनुसार चल रही है, मतलब ये मसल कौन सी है, वॉलंटरी है, ठीक है। वॉलंटरी कंट्रोल है, हमारा खुद का कंट्रोल है इसके ऊपर। और जो मसल हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, जैसे कि हार्ट की मसल है, अब हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के लिए तुम थोड़े ना कहते हो, अपने आप होती है ना, वो तो तुम सो रहे हो, जाग रहे हो, तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो होती है ना, वो तो इनवॉलेंट्री है, वो तुम्हारे कहने पे नहीं होता। लेकिन अगर मेरा हाथ ऐसे पड़ा हुआ है, मेरा मन करेगा तो मैं मुट्ठी बंद करूंगी, नहीं करेगा तो नहीं करूंगी, तो मेरा वॉलंटरी एक्शन हो गया यहाँ पर, मेरा मन करता तो करूंगी, ठीक है। और ये मसल जो होती है स्केलेटल मसल, वो मेरी बॉडी का पोस्चर चेंज करने में, ऐसे बॉडी इधर कर ली उधर कर ली, सब पोस्चर चेंज करने में हेल्पफुल होता है। दूसरी विसरल मसल्स आती है, जो कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनर वॉल के अंदर प्रेजेंट, जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, है ना, हॉलो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, उनसे कनेक्टेड, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपको पता है, खाना खाते हो तो ये एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से पेरिस्टाल्सिस करती है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तभी तो खाना नीचे जाता है। तो इसके अंदर हमारा जोर नहीं चलता, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी आपको पता है कि इनवॉलेंट्री एक्शन चलता है। यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन चलता है ना, मायोमेट्रियम के अंदर, वो हमारे बस का थोड़ा ना है, वो अपने आप चलता है, इनवॉलेंट्री होता है। और इस मसल की खास बात ये होती है कि अगर आप इसको देखोगे ना, वैसे तो ये ऐसी नहीं होती है, सिलिंड्रिकल नहीं होती है, ये होती है थोड़ी सी स्पिंडल शेप की, ठीक है। ऐसी कुछ स्पिंडल शेप की मसल्स होती हैं, है ना, स्मूथ मसल्स इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्मूथ? क्योंकि ये नॉन स्ट्राइटेड होती है, इनके सरफेस के ऊपर ऐसे स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होते जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन ये वाली मसल जो होती है ना, वो इसे बेलनाकार आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर स्ट्राइशन प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर कोई स्ट्राइशन प्रेजेंट नहीं होती है, और ये इनवॉलेंट्री एक्शन के ऊपर होती है। तो ये इसके मेजर डिफरेंसेस होते हैं। कहाँ पे होती है? ऑब्वियस सी बात है कि हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए वहां पर ये प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा आपके जो जेनिटल ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं वहां पर ये प्रेजेंट होगी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होगी। जो आपका स्टमक होता है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है, राइट। ये पेरिस्टाल्सिस की पूरी प्रोसेस जो होती है वो स्मूथ मसल्स की हेल्प से होती है। नंबर 3 आती है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो होती है ना, वो क्या कहती है कि भाई मैं ना मुझे दिखने में बड़ी प्यारी लग रही है। कौन? ये वाली मसल, ये जो स्केलेटल मसल होती है मुझे दिखने में बहुत प्यारी लगती है क्योंकि इसके ऊपर स्ट्राइशंस प्रेजेंट है। तो मैं एक काम करूंगा कि कार्डियक मसल ऐसा बोलती है कि मैं एक स्केलेटल मसल का तो ये वाला प्रॉपर्टी ले लूंगा कि इसके ऊपर जो स्ट्राइशंस होती हैं वो तो मैं अपने अंदर ले लूंगा, लेकिन मुझे ये वॉलंटरी एक्शन पसंद नहीं है, मुझे अपने हिसाब से काम करना, मुझे कोई रोके टोके नहीं, मुझे इनवॉलंटरी एक्शन चाहिए। तो एक्शन के हिसाब से तो ये कैसी किसकी जैसी है? विसरल मसल की जैसी, लेकिन दिखने में मॉर्फोलॉजी के हिसाब से कैसी होती है? स्केलेटल मसल जैसी। तो इसीलिए कार्डियक मसल जो होती है ना, वो कैसी होती है? स्ट्राइटेड होती है और नॉन स्ट्राइटेड होती है और इनवॉलंटरी होती है, ठीक है। तो स्ट्राइटेड और इनवॉलंटरी आपके पास हो जाती है कार्डियक मसल, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्केलेटल मसल के ऊपर, क्योंकि हमारा मेजर पॉइंट वही है, उसी को डिस्कस हमें करना है। स्केलेटल मसल जो होती है ना, वो कैसी स्ट्रक्चर में दिख रही होती है? देखो, इसको देखने के लिए ना मैंने तुम्हारे लिए एक डायग्राम यहाँ पर बना रखा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, गौर से थोड़ा सा देखेंगे इस डायग्राम को, स्केलेटल मसल को मैंने ऐसे लेकर आई हूँ। देखिए ये जो स्केलेटल मसल होती है वो किससे कनेक्टेड होती है? यहाँ पर आपके बोन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बोन से मसल जब कनेक्टेड होती है, बताइए वो किस हिसाब से किससे कनेक्टेड होती है? क्या बोन से बोन जो मतलब बोन से जो मसल कनेक्टेड होती है वो क्या लिगामेंट से कनेक्ट होती है या टेंडन से कनेक्ट होती है? मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है। वैसे मैं बता देती हूँ, बोन से जो मसल होती है वो टेंडन से कनेक्टेड होती है और बोन टू बोन जो होती है ना लिगामेंट होता है। ऐसे मैं याद रखती हूँ, बीबी लेडी या बिग बॉस लेडी, कैसे बोन टू बोन लिगामेंट से कनेक्टेड होता है और बच गया टेंडन, तो वो बोन टू मसल होता है। तो मैंने ना यहाँ पर ये बोन होती है मेरे पास में, ये बोन, इस बोन से मैंने कनेक्ट किसको कर रखा है? मेरी मसल को कनेक्ट कर रखा है, इसीलिए तो बोल रही हूँ इसको स्केलेटल मसल, राइट। ये बोन से कनेक्टेड होती है। अब इस मसल को जो मैं देखती हूँ, इसको ऐसे काट के मैं देखती हूँ है क्या इसके अंदर। जब मैं इसको देखती हूँ तो इसमें गोल गोल बड़े बड़े चक्कर दिखते हैं मुझे, उनको मैं बोलती हूँ फैसिकल्स। क्या बोलती हूँ? फैसिकल। ये कुछ नहीं होते, बंडल होते हैं। बंडल कब होगा भाई? तुम्हारे पास कॉपी किताबों का बंडल रख दूं, मतलब बंडल में बहुत सारी कॉपी किताबें हैं, तो मसल का बंडल रख दूंगी तो उसमें बहुत सारी मसल सेल होंगी। तो यहाँ पर भी बहुत सारी मसल सेल्स प्रेजेंट होती है कि एक बंडल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ना एक येलो कलर के बनाए हैं जो बड़े बड़े गोल गोल आपको दिख रहे होंगे, ये मसल बंडल है। इन बंडल के अंदर कौन प्रेजेंट है? मसल सेल प्रेजेंट है। एक्चुअली में जो सेल होती है, मसल सेल का दूसरा नाम मायोफाइबर भी होता है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और इन बंडल को आपस में कनेक्ट करने के लिए ना एक आपके पास में कॉमन कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं फेशिया। क्या बोलते हैं? फेशिया होता है। ये कोलेजनस टिश्यू होता है जो कि आपको इसको कनेक्टेड रख के
रखता है, ठीक है। इसके बाद में ये बंडल के अंदर बहुत सारी मसल सेल प्रेजेंट है, मायोफाइबर्स जिसको अपन बोल रहे हैं। इस एक मसल सेल को मैं से बाहर निकाल के देखती हूँ, ठीक है। देखो ऐसा सपोज करो ये बंडल है, ठीक है। इस बंडल में छोटे छोटे क्या होते हैं, मसल सेल प्रेजेंट होते हैं। इसमें से एक मसल सेल को मैं से थ्रेड की तरह बाहर खींच के देखूं तो इस मसल सेल को मुझे रीड करना है कि इसमें बेसिकली क्या है, क्योंकि इस मसल सेल की स्ट्रक्चर तो हमने देखी ना, स्ट्राइटेड होता है, बेलनाकार है ना, कैसी स्ट्रक्चर है मैं इसको देखना चाहती हूँ। तो इस मसल सेल को मैं बाहर निकालती हूँ मायोफाइबर को। देखो सेल है, सेल के ऊपर क्या रहती है, प्रोटीन, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। तो नॉर्मल सेल के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन मसल सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है ना उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहते, सार्कोलेमा कहते हैं। थोड़ा नौटंकी करनी पड़ती है ना, नाटकबाजी करनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए मैंने इस मायोफाइबर को बाहर निकाला, बाहर निकालते आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्ट्राइशंस दिखाई देती है मुझे, रेड कलर की आपको स्ट्राइशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये स्टाइल है इसकी। इस स्टाइल के अंदर जब मैंने थोड़ा और घुस के देखा कि भाई मायोफाइबर अंदर से कैसा है, ये मसल फाइबर को जब मैंने और अंदर से जाके देखा ना तो इसमें छोटे छोटे और फाइब्रिल्स थे। समझ पा रहे हो, एक सेल है, उस सेल के अंदर छोटे छोटे और धागे होते हैं, एक बड़ा सा धागा, उस धागे में और छोटे छोटे धागे। समझ पा रहे हो, तो इस मायोफाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, पतले पतले मायोफाइब्रिल्स। तो बेसिकली क्या है, एक पूरा मस्कुलर टिश्यू, वो टिश्यू किसका बना हुआ होता है, मसल सेल्स का। मसल सेल्स ऐसे सीधी सीधी नहीं पड़ी, बंडल्स के रूप में पड़ी है। बंडल कौन होते हैं, फेसिकल या मसल बंडल बोल सकते हैं। ये बंडल्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, फेशिया से कनेक्टेड होते हैं। इन बंडल के अंदर मसल सेल या मायोफाइबर होगा, मायोफाइबर मायोफाइब्रिल से कनेक्टेड, मायोफाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स होंगे, और इन मायोफाइब्रिल्स के अंदर भी आप देखेंगे तो फिलामेंट्स आपको दिखाई देंगे, और वो फिलामेंट दो तरीके के होते हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट। समझ आ गई आपको बात। अब अपन ना एक पूरा मसल सेल को लेकर देखते हैं, मायोफाइबर को लेकर देखते हैं। ये मायोफाइबर की स्ट्रक्चर है, मसल सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे। बाहर की तरफ जो आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना बुलाते हुए सार्कोलेमा बुलाते हैं। इस सार्कोलेमा के अंदर आप देख पा रहे हैं हमने बहुत सारे न्यूक्लियस बनाए हुए हैं। आप येलो कलर से ये न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, ये न्यूक्लियस यहाँ पर, ये न्यूक्लियस येलो कलर से मैंने बहुत सारे न्यूक्लियस बनाए हुए हैं। वो इसीलिए बनाए हुए हैं कि ये शो करना चाहती हूँ कि ये जो मसल सेल होती है ना वो सिंसीशियम होती है। कैसी होती है, सिंसीशियम। सिंसीशियम का मतलब होता है मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ये होती है। समझ पा रहे हो, ये मल्टी सेल्यूलर होती है। इसके अलावा अपन देखें तो इसकी स्ट्रक्चर में देखिए, नॉर्मल सेल के अंदर ऐसा होता है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे सीधी सीधी डायरेक्ट आ गई, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन मेम्ब्रेन के अंदर से छोटी छोटी ट्यूब्स और होती हैं, ऐसे सीधी सपाट मेम्ब्रेन नहीं है। छोटी छोटी ट्यूब्स को अपन बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये टी ट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो कैल्शियम को रिलीज करने के काम आती है। इसके बाद में इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। नॉर्मल सेल में क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर इस वाली सेल में होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसी चीज होती है जहां पर कैल्शियम भरा हुआ रहता है, तो कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, कैल्शियम को सिक्रीट करेंगी, ठीक है, बाद में करेंगी, देखेंगे कैसे करेंगी। तो इस सेल के अंदर मायोफाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। यही तो कहा था ना, बड़े धागे के अंदर छोटे छोटे धागे होते हैं, तो इस बड़े से धागे में छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। इन मायोफाइब्रिल्स के ऊपर अगर आप देखेंगे, इस मायोफाइब्रिल, देखिए ये मैंने दो येलो कलर से बनाया ना, ये मायोफाइब्रिल्स हैं। इन मायोफाइब्रिल्स के ऊपर की स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तब आपको दिखाई देगा कि असली स्ट्राइशंस तो यहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसी वजह से ये पूरा सेल मायोफाइबर का जो मसल सेल जो होता है ना, स्केलेटल मसल, वो पूरा इस तरीके से स्ट्राइटेड दिखाई देता है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्यों इतनी स्ट्राइशंस होती है। स्ट्राइशंस बेसिकली किसके ऊपर है, मायोफाइब्रिल के ऊपर है। इसमें जेड लाइंस प्रेजेंट होती हैं, सार्कोमियर, दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को अपन कहते हैं, जो कि एक फंक्शनल यूनिट होती है कॉन्ट्रैक्शन की, क्योंकि अगर एक सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होता ना तो पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं ना वो एक पूरे मसल सेल से कनेक्टेड होते हैं डिस्ट्रोफिन नाम के प्रोटीन से। डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन जो होता है ना वो एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें लार्जेस्ट जीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। या आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी देखा होगा कि 2.4 मिलियन बेस पेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये लार्जेस्ट होता है। अगर मान लो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन किसी में ना प्रेजेंट हो तो इसको एक बीमारी हो सकती है जिसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं कि भाई अगर हमने पूरा मसल सेल देख लिया, मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं, इस एक मायोफाइब्रिल को अपन निकाल के लाते हैं, ठीक है। मसल सेल के अंदर ध्यान देना, मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल को निकाल कर लाई हूं। मायोफाइब्रिल जो होता है ना, इसके ऊपर की स्ट्रक्चर आप देखेंगे कुछ इस तरीके की होती है। अगर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको रेड कलर से लाइंस दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम जेड लाइंस। क्या बोलते हैं, जेड लाइंस बोलते हैं, ठीक है।
ये होती है आपके पास में जेड लाइंस। ये जेड लाइंस होती हैं। दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है वो क्या होता है, सार्कोमियर होता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दो जेड लाइन के बीच का स्पेस होता है सार्कोमियर, जो कि क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो यही है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऐसे बहुत सारे इसमें बहुत सारे साथ में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो पूरा मसल एक साथ में छोटा हो जाता है। तो ये सार्कोमियर आपका प्रेजेंट होता है। इस सार्कोमियर में या इस फिलामेंट में आप देखेंगे तो आपको थिन और थिक फिलामेंट्स दिखाई देते हैं। ये थिन और थिक फिलामेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। थिन फिलामेंट को अपन बोल देते हैं एक्टिन, और थिक फिलामेंट को बोल देते हैं अपन मायोसिन। क्या बोल देते हैं, मायोसिन बोल देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो थिन फिलामेंट होते हैं, ये मैंने ब्लू कलर से यहाँ पर बनाए हैं, जो कि रेड लाइन को ऐसे चीरते हुए जा रहे हैं। मतलब ये जो थिन फिलामेंट एक्टिन होता है वो रेड लाइन को ऐसे चीरते हुए जाता है। मतलब रेड लाइन इस थिन फिलामेंट के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, कहने का मतलब है, ठीक है। और ऐसे ही आपने देखा होगा बहुत सारे हमने थिन फिलामेंट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो ये थिन फिलामेंट्स जो होते हैं ना वो एक्टिन के फिलामेंट्स होते हैं। अब ये एक्टिन का फिलामेंट ऐसे 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 एक दूसरे के ऊपर ऐसे इकट्ठा हो जाए ना, तो इसको क्या बोल देते हैं, पूरा एक बैंड बोल देते हैं। समझ पा रहे हो, फिलामेंट ने ही मिलकर क्या बनाया, बैंड बनाया है। तो अगर पतले पतले फिलामेंट एक साथ में आके अटैच हो जाएंगे तो वो एक थिन फिलामेंट अगर एक साथ आ जाएंगे तो वो एक ए बैंड बन जाए, सॉरी आई बैंड बन जाएगा आपके पास में, ठीक है। और ऐसे ही अगर मोटे मोटे फिलामेंट जो होते हैं, मायोसिन फिलामेंट होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर आके ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे तो वो एक बैंड बन जाएगा, उसको बोलेंगे ए बैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए बैंड बोलेंगे। बैंड का मतलब समझ में आया क्या क्या है। थिन फिलामेंट अटैच हो जाए तो आई बैंड, थिक फिलामेंट अटैच हो जाए तो ए बैंड हो जाएगा। अगर आप थिक फिलामेंट यहाँ पर देखेंगे मायोसिन होता है, तो यहाँ पर ये ऑरेंज कलर से जो मैंने बनाया है ये थिक फिलामेंट ही होता है। ये देखिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाई हुई है। तो ये पूरा बैंड जो होगा वो ए बैंड हो जाएगा, और ए बैंड डार्क बैंड होता है। और ये डार्क बैंड में आप देखेंगे तो आपको थिन फिलामेंट भी दिखाई देता है और थिक फिलामेंट भी दिखाई देता है। तो इस डार्क बैंड में आप देखिए ये जो पतला वाला बैंड होता है या पतला वाला फिलामेंट है वो इसके अंदर थोड़ा सा आ रहा है, मतलब साइडों से कॉर्नर से ही घेरा हुआ है, पूरा एकदम अंदर तक नहीं आ रहा, थोड़ा कॉर्नर से ही उसको ढका हुआ रखा है, ठीक है। तो ये थिन फिलामेंट जो होता है ना वो थिक फिलामेंट को कॉर्नर से ढका हुआ रखा है, ठीक है। ऐसे थिन फिलामेंट साइड होता है या फिर थिन फिलामेंट वाला बैंड देखेंगे, आई बैंड देखेंगे, उस आई बैंड में आपको कभी भी मोटा वाला फिलामेंट नहीं दिखाई देगा, मायोसिन नहीं दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि जब मोटा बैंड बनता है, ए बैंड बनता है ना, तो उसमें पतला और मोटा दोनों फिलामेंट आते हैं। मतलब ये मायोसिन फिलामेंट भी आएगा और एक्टिन फिलामेंट का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट आएगा, तब जाके ए बैंड बनता है और डार्क बैंड बनता है। लेकिन आई बैंड यानी कि लाइट बैंड की बात करें तो लाइट के अंदर देखो कलर थोड़ा हल्का होना चाहिए, इसलिए बैंड भी कम होते हैं। तो उसके अंदर फिलामेंट सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं, थिक नहीं होते हैं, मोटे नहीं होते हैं, सिर्फ पतले फिलामेंट होते हैं। पतले फिलामेंट वाले स्पेस को ऊपर बोल देते हैं आई बैंड, और ये आई बैंड जो होता है वो लाइट बैंड होता है, ठीक है। अब ये आई बैंड आप देखेंगे कि भाई जहां पर ए बैंड खत्म होता है, यहाँ पर ए बैंड खत्म हुआ और यहाँ पर ये दूसरा वाला ए बैंड खत्म हुआ, इन दोनों के बीच के स्पेस को अपन क्या बोल देते हैं, आई बैंड बोल देते हैं। इसको बीचों बीच से कौन मतलब जा रहा है लेकर, जेड लाइन उसको क्रॉस करके जा रही होती है, ठीक है। तो ये आई बैंड हो जाता है। आई बैंड अगर आप देखेंगे तो कैसे बना, मतलब पूरा का पूरा अगर एक सार्कोमियर देखेंगे, दो जेड लाइन के बीच का स्पेस देखेंगे, तो एक सार्कोमियर के अंदर हाफ आई बैंड होता है, कंप्लीट ए बैंड होता है और हाफ आई बैंड होता है। देखिए ये है हाफ आई बैंड, ये है पूरा ए बैंड और ये है हाफ आई बैंड, ये इंक्लूडेड होकर पूरा एक सार्कोमियर बनता है। दो रेड लाइन के बीच का स्पेस एक सार्कोमियर है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ए बैंड को चीरते हुए बीच में से कौन सी लाइन जा रही है, एम लाइन जाती है, ठीक है। ए बैंड को चीरते हुए कौन लाइन जाती है, बीचों बीच से एम लाइन जाती है। जबकि जेड लाइन किसको घेरते हुए बीच में से चीरते हुए जाती है, पतले फिलामेंट वाले बैंड को यानी कि आई बैंड को चीरते हुए जेड लाइन जाती है, और मोटे फिलामेंट वाले बैंड को यानी ए बैंड को चीरते हुए एम लाइन जाती है। तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसकी वजह से क्या होता है ना, कुछ जगह पे मतलब मोटे बैंड होते हैं, मतलब ए बैंड होते हैं, कुछ जगह पे आई बैंड होते हैं, कुछ जगह पे डार्क, कुछ जगह पे लाइट। तो ऐसे करके ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड ऐसे ऑल्टरनेट में इकट्ठा होते हैं। इस वजह से ये पूरी मसल जो होती है ना वो स्ट्राइटेड दिखाई देती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर इसको हमें ऊपर से दिखाई देती है, ठीक है। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पर। और आपको बता दूं मसल के अंदर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए काम आते हैं, जैसे कि एक्टिन और मायोसिन होते हैं ना, ये एक तरीके से फिलामेंट है। ये तो किसके फिलामेंट, प्रोटीन ही तो है और कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन करवाने के काम आते हैं। दूसरा आपके पास में रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, दो तरीके के, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। अगर आप ट्रोपोनिन देखेंगे तो ट्रोपोनिन एक अकेला प्रोटीन जो होता है, इसमें 3 सब यूनिट होती है, टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई। टीपीटी जो होती है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ में बैंड करती है, टीपीसी कैल्शियम के साथ में बैंड करती है, आई जो होती है वो इनहिबिटर होती है और वो एक्टिन के बाइंडिंग, एक्टिन की जो एक्टिव साइट्स होती है ना उसके ऊपर बाइंड कर रही होती हैं, ठीक है। अब अपन ना एक बार बात कर लेते हैं कि
हमारे जो थिन फिलामेंट होते हैं, एक्टिन होता है, वो एक्टिन फिलामेंट बेसिकली जो हमारा कौन सा फिलामेंट है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, राइट। एक्टिन एंड मायोसिन दोनों कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में आते हैं। तो अगर मैं एक्टिन फिलामेंट की बात करूँ, थिन फिलामेंट की बात करूँ, जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है वो किसका बना हुआ होता है? दो तरीके के एक्टिन होते हैं हमारे पास में, जी एक्टिन, एफ एक्टिन। जी एक्टिन होता है ग्लोबुलर, मतलब एक ग्लोब्यूल आपके पास प्रेजेंट होगी जिसके ऊपर आपके पास में मायोसिन बाइंडिंग साइट होगी। एक बात याद रखना कि दो चीजों को अगर जोड़ना है, देखो तुम्हारी भाषा में समझाती हूँ। मान लो कि एक कपल है, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है। शादी करने के लिए सबसे बड़ा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि लड़के को लड़की से प्यार होना चाहिए, लड़की को लड़के से प्यार होना चाहिए, राइट। मतलब लड़के के दिल में लड़की के लिए रिस्पेक्ट और प्यार होना चाहिए, और लड़की के दिल में भी लड़के के लिए रिस्पेक्ट और प्यार होना चाहिए, तभी जाके रिश्ता जुड़ेगा, है ना, तभी जाके आगे बात बढ़ेगी। लेकिन क्या यहाँ पर भी ऐसा सेम चीज होती है कि एक्टिन और जो हमारा मायोसिन होता है, ये दोनों फिलामेंट जो होता है ना, यही मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं मसल को, इसीलिए कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं ना तभी कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये हमेशा याद रखना, ये बेसिक पॉइंट है इसका। एक्टिन मायोसिन जब आपस में जुड़ेंगे तो आप क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और अगर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। दोनों को एक दूसरे से जुड़ने के लिए दोनों के पास एक दूसरे के लिए जगह होनी चाहिए। अगर मैं एक्टिन को मायोसिन से जोड़ना चाहती हूँ तो एक्टिन के पास में ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर आके मायोसिन जुड़ पाए, और मायोसिन को एक्टिन से जोड़ना चाहती हूँ तो मायोसिन के पास ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर एक्टिन जाके जुड़ पाए। समझ पा रहे हो? इसीलिए एक्टिन को अगर मैं देखूंगी तो एक्टिन के अंदर मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट होना जरूरी है, और ऐसे ही जब मैं मायोसिन का स्ट्रक्चर देखूंगी तो मायोसिन के अंदर भी एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट होना जरूरी है, तभी जाके आपस में दोनों जुड़ेंगे और तब जाके आपस में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये जी एक्टिन होता है, और ये जी एक्टिन जो होता है ना, वही अपना पॉलीमर बनाकर एक फाइब्रस एक्टिन बना लेता है, इसको एफ एक्टिन बोलते हैं, पॉलीमर बनता है। ये एफ एक्टिन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी तरीके की होती है, जहां पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे जी एक्टिन जो होते हैं क्रॉस फॉर्म के अंदर आ चुके हैं, और इसके ऊपर एक अलग प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो रेड कलर से मैंने ऊपर बनाए हुए हैं, एक ऊपर लेयर दिख रही है, एक नीचे लेयर दिख रही है आपको, और ये दोनों ही लेयर्स क्या होती हैं, आपकी ट्रोपोमायोसिन की लेयर होती है, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर आपको ट्रोपोनिन दिखाई दे रहा है। इस ट्रोपोनिन के अंदर 3 सब यूनिट्स होती हैं, टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई। गॉट इट? ये तीनों यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और इसके अंदर ये मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। अब अगर बात करें थिक फिलामेंट यानी मायोसिन की बात करें, तो मायोसिन क्या होता है? जैसे हमारा एक्टिन, एफ एक्टिन जो होता है ना, जी एक्टिन का पॉलीमर है, जी एक्टिन बहुत सारे मिल की तो एफ एक्टिन बने, राइट। वैसे हमारा मायोसिन भी तो ना एक पॉलीमर होता है, और इस पॉलीमर को बनाने के लिए कोई मोनोमर यूनिट होगी, वो होती है मीरोमायोसिन। बहुत सारे मीरोमायोसिन इकट्ठा जाते हैं और वो पूरा मायोसिन बना देते हैं, मायोसिन इज अ पॉलीमर, ठीक है। अभी क्या होता है ना, मायोसिन जो होगा इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो एक टेडपोल लार्वा के जैसा होता है। टेडपोल लार्वा का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ऐसा अजीब सा देख पा रहे हो आप, एक नीचे टेल दिखाई दे रही है, ऊपर हेड दिखाई दे रहा है, बीच में क्रॉस आर्म दिखाई दी है, मतलब ऐसे करके ऐसे इकट्ठा ऐसे मतलब उठ रहा है ये, है ना। तो यहाँ पर एक क्रॉस आर्म आपको दिखाई देती है, ये टेल वाला रीजन होता है, ये हेड वाला रीजन होता है। अगर आप ये टेल वाले रीजन में पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इससे इसको लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं, लाइट मीरोमायोसिन। और जब हेड वाले रीजन देखोगे तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, जिसको अपन बोलते हैं हेवी मीरोमायोसिन, एचएमएम बोल देते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि मायोसिन के पास में एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट होनी चाहिए, तो मायोसिन के पास में एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट्स है, राइट। और यहाँ पर एक एटीपीज नाम का भी एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये एटीपीज बेसिकली क्या करता है, एटीपी को तोड़ने का काम करता है। जब जब एटीपी टूटेगी, याद रखना, जब जब एटीपी टूटेगी तब तब एक्टिन और मायोसिन बंधेंगे, एक्टिन और मायोसिन जुड़ेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, उनका मिलन होगा। और जब जब एटीपी फिर से बन जाएगी, एटीपी टूटने की बजाय एटीपी फॉर्म हो गई, बन गई एटीपी, तो तब वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो एटीपी जैसे टूटेगी वैसे ही दोनों जुड़ जाएंगे, ये मायोसिन और एक्टिन। जैसे ही एटीपी वापस बन जाएगी वैसे ही दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और जब जब ये जुड़ेंगे तब तब कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है। ये स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी की देख पा रहे हैं, ट्रोपोनिन इसमें जुड़ा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन होता है यहाँ पर, ये एक्टिन होता है यहाँ पर, है ना। और ये आपका हेड रीजन हो जाएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके पास में हेड रीजन में ऊपर होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट और नीचे की साइड में होती है एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। यहाँ पर आके एटीपी अटैच होती है, और ये होता है क्रॉस आर्म इसका, ठीक है। ये क्रॉस आर्म इसलिए बनता है क्योंकि इसके ऊपर देखो ऐसा होता है, ये ऐसे धागे होते हैं, ठीक है। इन धागों को पकड़ के मैं खींचूंगी तभी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, इनको पकड़ के खींचने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है ना, मायोसिन होता है वो अपना हेड का यूज करता है, ये ऐसे जो होता है ना, मायोसिन जो होता है ना हेड का यूज करता है। ये पतले फिलामेंट होते हैं एक्टिन, और ये मोटे फिलामेंट होते हैं मायोसिन। तो मायोसिन अपने हेड को पकड़ के, हेड तो भारी होता है, हेड को पकड़ के इन दोनों फिलामेंट को एक दूसरे की तरफ खींच लेता है। इससे क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इसीलिए क्या होता है ना, यहाँ पर क्रॉस आर्म का होना बहुत जरूरी है, इसी वजह से ही ये इसको खींच पाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर ये वाली बात होगी। अब कॉन्ट्रैक्शन मसल का होता कैसे, पूरी प्रोसेस सुन लो। देखो कॉन्ट्रैक्शन मसल का होने के लिए यहाँ पर न्यूरॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, सीएनएस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, वो यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होती है। मोटर न्यूरॉन जो होती है वो सिग्नल लेकर आती है आपकी सार्कोलेमा यानी कि मसल सेल के पास। मसल सेल की ऊपरी लेयर को सार्कोलेमा अपन कहते हैं। जैसे ही मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर आएगी, सिग्नल किस फॉर्म में लेके आती है, एसिटाइलकोलिन नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में। जैसे यहाँ पर सिग्नल आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। अच्छा, जब ये न्यूरॉन और ये मसल जब आपस में जंक्शन के ऊपर कनेक्ट होते हैं, इस जंक्शन को अपन बोलते हैं एनएम जंक्शन। अब मुझे आप कमेंट्स में जल्दी से बताएंगे कि अगर ये एनएम जंक्शन में गड़बड़ी हो जाए, डिसफंक्शन हो जाए एनएम जंक्शन का, तो कौन सी डिजीज हो सकती है, पीवाईक्यू है। ठीक है, नीट का पीवाईक्यू मुझे कॉमेंट्स में बता दो। ठीक है, तो ये एनएम जंक्शन क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पर एक न्यूरॉन एक मसल के साथ में जंक्शन कनेक्ट करती है, राइट, तब उसको बोलते हैं एनएम जंक्शन। और इस एनएम जंक्शन के ऊपर कौन सा क्या चीज रिलीज होती है, एसिटाइलकोलिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर आता है। ये एसिटाइलकोलिन एक केमिकल होता है, केमिकल आते ही क्या करता है, इस पूरी सेल के अंदर, मसल सेल में तहलका मचा देता है, सार्कोलेमा को आदेश देता है। सार्कोलेमा जो पहले ऐसे आलस में पड़ी थी, एकदम पोलराइज पड़ी थी, तो कोई मतलब नहीं था, अब उसको एक्टिव बना देगा, ये डीपोलराइज कर देगा, मतलब उसमें चार्जेस आने लगेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, इस तरीके से डीपोलराइज बना देगा। अब आपको पता है कि मसल सेल की ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। टी ट्यूब्यूल्स का मतलब काम क्या होता है, ये कैल्शियम को रिलीज करने लगती हैं। ठीक है, अब कैल्शियम को तो तब रिलीज करेंगे ना जब ये मेम्ब्रेन पूरी एक्टिव होगी, जब पूरी सेल एक्टिव होगी, तो इसको पहले एक्टिव करना पड़ता है। एक्टिव कौन करता है, जैसे ही एसिटाइलकोलिन आता है, एसिटाइलकोलिन आते ही जो हमारे सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ी है, उसमें कैल्शियम का स्टोर हाउस है, तो कैल्शियम बाहर निकलने लगते हैं फटाफट। इतने सारे जब कैल्शियम बाहर निकलने लगते हैं ना, तो सार्कोप्लाज्म में पूरा चेंज आ जाता है। और सार्कोप्लाज्म में चेंज आने की वजह से बाहर से क्या होता है ना, सोडियम आयन अंदर आने लगते हैं। सोडियम आयन को तो आना ही था क्योंकि मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई है। मेम्ब्रेन डीपोलराइज तभी होती है जब क्या होता है, सोडियम आयन अंदर आने लगते हैं। जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है तो उसके बाहर की साइड तरफ नेगेटिव चार्ज और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, राइट। यही तो होता है। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के अंदर ऊपर बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव होता है। तो डीपोलराइज होते ही क्या होता है, सोडियम अंदर आने लगता है। ठीक है, और कैल्शियम जो होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलने लगता है, पूरे सार्कोप्लाज्म में बिल्कुल तहलका मच जाता है। फिर क्या होता है ना कि हमारे पास इस पूरे हमारे मसल सेल के अंदर, आपको पता है पतले फिलामेंट भी है, मोटे फिलामेंट भी है, एक्टिन मायोसिन दोनों है। एक्टिन की स्ट्रक्चर अभी हमने देखी थी, एफ एक्टिन की, जिसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन बंधे हुए होते हैं। इस ट्रोपोमायोसिन ने बेसिकली क्या कर रखा है, इस ट्रोपोमायोसिन ने, देखिए ये एक्टिन की, मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट्स होती है, जो एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसको ढके तो रखा हुआ है, राइट। तो मुझे इसकी अनमास्किंग करनी पड़ेगी। तो ये जो ट्रोपोमायोसिन होता है इसको हटाना पड़ेगा। ट्रोपोमायोसिन को हटाने के लिए मुझे ट्रोपोनिन के अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। ट्रोपोनिन हटेगा तभी तो ट्रोपोमायोसिन हटेगा। तो जैसे ही कैल्शियम आयन मेरे सार्कोप्लाज्म में आता है ना, तो कैल्शियम आयन आते ही ट्रोपोनिन में कुछ ऐसे कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, और कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से ये ट्रोपोमायोसिन जो होता है ना, ये हट जाता है, रिमूव हो जाता है। और जैसे ट्रोपोमायोसिन हटेगा तो आप देखो कि ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी इसके अंदर, ये ब्लू कलर से जो मैंने बना रखी है, ये खुली हो जाएंगी। पहले तो इसको ढक रखा था किसी ने, अब ये खुली हो जाएंगी। तो इसकी अनमास्किंग हो जाती है। जैसे ही अनमास्किंग हो जाती है, अब ये रेडी है अब मायोसिन को खुद से अटैच करने के लिए, राइट। ये मायोसिन को अटैच करने के लिए खुद से रेडी है। तो एक्टिन में तो ये चेंजेस आए, लेकिन मायोसिन में क्या चेंजेस आते हैं, मायोसिन में चेंजेस आने के लिए एटीपी का टूटना जरूरी है, क्योंकि जब जब एटीपी टूटेगा तब तब क्या बनेगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, तब तब मायोसिन एक्टिन के साथ में अटैच होगा। तो यहाँ पर जो एटीपी होता है ना, यहाँ पर ये मायोसिन होता है। मायोसिन के हेड रीजन में आपको पता है एटीपी ऐसे प्रेजेंट होता है, और ये एक्टिन फिलामेंट हो गया। जैसे ही कैल्शियम आया, कैल्शियम ने एक्टिन में क्या किया, कैल्शियम जैसे आया तो एक्टिन में तो ये चेंज हुआ कि कन्फर्मेशनल चेंज आया अपनी ट्रोपोनिन के अंदर। फिर ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन हटे, अनमास्किंग हुई और वो फ्री हो गया, राइट, ये हुआ। लेकिन मायोसिन में क्या होता है, जैसे कैल्शियम आ जाता है तो एटीपीज एक्टिव हो जाता है। एटीपीज नाम का एंजाइम होता है एटीपी को तोड़ने के लिए, क्योंकि एटीपी टूटेगा तभी तो बंधेगी, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना। तो एटीपी को तोड़ दिया हमने, और एटीपी तोड़ते ही क्या होगा, ये पूरा हेड रीजन जो होता है ना, वो इसके साथ में एक्टिन के साथ में ऐसे कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होकर क्रॉस ब्रिज बनाता है। क्रॉस ब्रिज का मतलब कुछ नहीं होता, ये मायोसिन हो गया और ये एक्टिन हो गया। तो कुछ इस तरीके से ऐसे लगभग 90 डिग्री के ऊपर कुछ इस तरीके से ब्रिज बनाता है, इसको क्रॉस ब्रिज बोल देते हैं। क्रॉस ब्रिज बनाने के बाद में क्या होता है ना, ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये बाहर निकलते हैं। समझ पा रहे हैं, इनको बाहर भी तो जाना जरूरी है। ऐसे थोड़ा ना कि सारा टाइम ये पड़े रहेंगे यहाँ पर, एटीपी टूटा हुआ ही रहेगा, एटीपी वापस भी तो बनेगा। तो वापस बनेगा, तो इसलिए क्या होता है ना, ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाहर निकलते। जैसे ये बाहर निकलते तो पीछे की साइड धक्का लगता है, इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। ठीक है, पावर स्ट्रोक होने की वजह से क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है।
पूरा का पूरा ये मसल मतलब थिन फिलामेंट को ऐसे खींच लेता है और एटीपी वापस बन जाता है। जैसे ही एटीपी वापस बन जाएगा वैसे ही क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दोनों अलग हो जाएंगे। एटीपी टूटेगा तो एक दूसरे से जुड़कर क्रॉस ब्रिज बना लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे और एटीपी वापस बन जाएगा, मतलब यहाँ पर रिलैक्सेशन हो जाएगा। एटीपी वापस बन गया मतलब दोनों अलग हो जाएंगे। ये होती है मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन की, जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है। मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है, सारे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो मेजर बात आती है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद में होता क्या क्या है। देखिए आपके कॉन्ट्रैक्शन के बाद में क्या होता है ना, जो आई बैंड होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। आई बैंड रिड्यूस हो जाएंगे और इसके अलावा ए बैंड जो होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बैंड क्यों रिड्यूस होंगे, देखिए ना, आई बैंड इसलिए रिड्यूस हो जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये 2 जेड लाइन थी, है ना, 2 जेड लाइन थी और ये आपको दिख रहा था यहाँ पर, ये आई बैंड है कंप्लीटली, ठीक है। इस आई बैंड के अंदर एक्टिन फिलामेंट होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये मायोसिन थे, मायोसिन ने एक से एक्टिन को पकड़ लिया, अपनी तरफ खींच लिया, तो क्या हुआ, क्या मायोसिन में कोई चेंजेस आया, नहीं आया। मायोसिन तो अपनी जगह पे, मोटे तो हिल ही नहीं सकते ना, वो तो किसको खींच रहे, पतले को। तो पतले जो होते हैं ना फिलामेंट, वो मोटे के ऊपर से स्लाइड करते हैं, इसलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। हग्सले हैंसन ने दी थी ये, ठीक है। स्लाइड कर जाते हैं, कौन करता है, पतले फिलामेंट मोटे के ऊपर खिसकते हैं, मोटा कभी चल नहीं सकता, ऐसे याद कर लो। जैसे ही वो खिसकेंगे पतले फिलामेंट, तो पतले फिलामेंट की डिस्टेंस को ही तो अपन ए बैंड बोल रहे हैं ना। खाली ए बैंड में क्या, सॉरी आई बैंड में क्या है, आई बैंड में सिर्फ पतले फिलामेंट है। अब पतले फिलामेंट ज्यादातर तो मोटे फिलामेंट की तरफ चले गए खिसक के, तो अभी पतले फिलामेंट के अंदर जो हमारे पतले फिलामेंट जो थे उनका स्पेस कम हो गया ना, हमारे पास में आई बैंड कम हो गया ना। तो अगर ये फिलामेंट इस साइड खिसक जाएंगे तो ये वाला बैंड का साइज तो कम हो गया ना, तो आई बैंड हमेशा कम हो जाता है, लेकिन ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बैंड तो पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है, क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ए बैंड उतना ही रहता है, आई बैंड छोटा हो जाता है। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट की साइज में थोड़ा चेंज आया है, फिलामेंट पहले भी इतना ही था, अब भी इतना ही है। पहले वो अकेले था, अब वो किसी और के ऊपर है, किसी के भी ऊपर हो या अकेला हो, है तो उतना ही साइज में कोई डिफरेंस नहीं आया फिलामेंट में। बैंड कौन सा, आई बैंड चेंज हुआ, ए बैंड में कोई चेंज नहीं हुआ। एच जोन जो होता है, जो कहाँ पे होता है, एच जोन, एच जोन जो होता है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपके पास में देखने को मिलता है। तो एच जोन जो होता है ना वो कम हो जाता है आपका, एम लाइन में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो आपके पास में एच जोन क्या होता है, एच जोन बेटा वो जोन होता है जहां पर आपको ये जो ए बैंड होता है, ए बैंड मोटा मतलब जो आपका डार्क बैंड होता है, डार्क बैंड में क्या है ना कि ये मोटे वाले आपके पास में फिलामेंट भी होते हैं और इसके ऊपर पतले वाले फिलामेंट भी आते हैं। तो ये मोटे और पतले फिलामेंट दोनों ही डार्क बैंड के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा स्पेस होता है, ऐसे पर्टिकुलर ये वाला स्पेस जो है ना, यहाँ पर कोई भी पतला फिलामेंट नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ मोटा फिलामेंट होता है। इस वाले जोन को अपन एच जोन कहते हैं। तो एच जोन वो वाला जोन होता है ए बैंड का, जहां पर सिर्फ मोटा फिलामेंट होता है। लेकिन जबकि ए बैंड जो होता है ना, ए बैंड में कंप्लीट ये मोटा फिलामेंट भी होता है और पतला फिलामेंट भी होता है, दोनों टाइप के फिलामेंट होते हैं। जबकि एच जोन के अंदर सिर्फ मोटा फिलामेंट होता है। तो एच जोन भी कम हो जाएगा, क्योंकि देखो पतले फिलामेंट खिसक के आ रहे ना दोनों साइड से, तो पतला हो जाएगा एच जोन, एच जोन छोटा हो जाएगा। बीच में एम लाइन जो थी वो उस पर तो कोई फर्क नहीं होता, एम लाइन है वो तो लाइन तो वैसी रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा स्केलेटल मतलब ये आपका सिस्टम खत्म होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन खत्म होता है। अब बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की। देखो स्केलेटल सिस्टम को मैं बिल्कुल आपको बस ऐसे बता रही हूँ क्योंकि तुमको याद करना है। स्केलेटल सिस्टम की सीधे सीधे बात करते हैं, 2 तरीके का स्केलेटल सिस्टम आपके पास में होता है। 2 तरीके का तो नहीं बोल सकते, बट हाँ जो स्केलेटल सिस्टम है वो कैसे बन रहा होता है। देखो बोन्स और जो कार्टिलेज होती है ना, उनकी हेल्प से आपका पूरा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। बोन जो होते हैं ना, उनके मैट्रिक्स में बहुत हार्ड आयन यानी कैल्शियम आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इसलिए काफी हार्ड होती है बोन। जबकि आपकी मतलब कार्टिलेज होती है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, उसमें कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो कार्टिलेज के अंदर, इसलिए कार्टिलेज थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स में बात करें तो बोन कितनी होती है, 206 हड्डियां होती हैं, कुछ कुछ कार्टिलेज होती हैं। तो मेन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हड्डियों का यहाँ पर पढ़ते हैं। कार्टिलेज की भी बात आती है, लेकिन कार्टिलेज बहुत कम अमाउंट में होती है, हड्डियां 206 होती हैं आपके पास, ठीक है। 2 तरीके के हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर देखें तो 2 तरीके के डिविजन्स देखते हैं, एक्सियल स्केलेटन, एक एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन पूरा सेंट्रल एक्सिस में आता है, जैसे कि आपका स्कल हो गया, फेस हो गया, आपकी जो कार्टिलेज हो गई है ना, ये पूरा सिस्टम जो होता है ना, ये जो सेंट्रल सिस्टम होता है ये आपका स्केलेटल सिस्टम में, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में होता है। जो आपके हाथ पैर होते हैं ना, ये साइडों में निकले हुए या एपेंडिकुलर होते हैं। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले आपका स्कल आता है। टोटल एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन होती है, 80 बोन होती है। और जो आपका अपेंडिकुलर होता है उसमें कितनी होती है, 126 बोन होती है। समझ पा रहे हो, 126 अपेंडिकुलर में होती है, 80 यहाँ पर होती है, टोटल 206 हो जाएंगे आपके पास। में एक्सियल स्केलेटन में स्कल आती है, वर्टिबल कॉलम आता है, स्टर्नम आती है और आपका
रिब्स आती हैं, ठीक है। कौन कौन आता है, देखो स्कल यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस में होती है, वर्टिबल कॉलम पीछे की तरफ सेंट्रल एक्सिस में है, स्टर्नम सेंट्रल एक्सिस में है, और आपका जो साइडों में रिब्स प्रेजेंट होती है सेंट्रल एक्सिस में। तो कंप्लीट आपका जो पूरा सेंट्रल एक्सिस होता है ना, इसमें ये सारी की सारा एक्सोस्केलेटन होता है। साइडों में निकला हुआ कौन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। तो इस स्कल के अंदर स्कल में क्या चीजें होती है, स्कल में टोटल 22 हड्डियां होती हैं, ठीक है। इसमें आपके पास में क्या आ जाता है, फेशियल बोन्स आपके पास आ जाती हैं, क्रेनियल बोन्स आपके पास आ जाती हैं। इसके अलावा आपके पास में ईयर ऑसिकल होती है जो 6 होती है, 3 इसमें है ना, कान के अंदर। हायोइड बोन होती है जो एकमात्र ऐसी बोन होती है जो किसी भी बोन के साथ में आर्टिकुलेट नहीं करती। जनरली सारी बोन आपस में कनेक्ट होती है, जॉइंट बनाती है, हायोइड कभी जॉइंट नहीं बनाती, ठीक है। ये बात याद रखना। 22 बोन हमारे पास में यहाँ पर होती है। क्रेनियल बोन आपके पास में 8 होती है जो कि पूरी ब्रेन की कवरिंग बनाती है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल आपको पता ही है, राइट। फ्रंटल आपके पास 1 होती है, पैराइटल 2 होती है, टेम्पोरल आपके पास 2 होती है, ऑक्सीपिटल भी आपके पास 2 होती है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहीं पर ही देख लेते हैं अपन, पूरा चार्ट मैंने बना के रखा हुआ। देखो फ्रंटल हमारे पास में 1 हो गई, ऑक्सीपिटल हमारे पास में 1 हो जाती है ना। एथमोइड 1 होती है, स्फीनोइड 1 होती है, पैराइटल 2 होती है, टेम्पोरल 2 होती है, ठीक है। फेशियल बोन में आपको याद नहीं करना, 14 बोन होती है आपके पास में फेशियल के अंदर। ये आपके रिब्स होती है, रिब्स के अंदर टोटल कितनी रिब्स आपके पास में 12 जोड़ी होती हैं या 24 होती है, 12 पेयर्स, ठीक है। 12 पेयर के अंदर से आप देखेंगे 3 तरीके की रिब्स होती है, ट्रू रिब, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब। ट्रू रिब्स वो होती हैं जो 1 से लेकर 7वें नंबर की होती है, फॉल्स रिब होती है 8, 9, 10 वाली, और फ्लोटिंग रिब्स होती है आपके पास में कितनी, लास्ट की 11वीं और 12वीं। डिफरेंस क्या होता है, ट्रू रिब जो होती है ना वो आगे की साइड स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है, पीछे की साइड किससे जुड़ी हुई होती है, वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई होती है। स्टर्नम से जब वो जुड़ती है ना तो वो हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ती है, ऐसे बोन आके स्टर्नम से नहीं जुड़ती, हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ती है, ठीक है। तो ये ट्रू रिब होती है जो कि पीछे वर्टिबल कॉलम में भी कौन सी वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा वहां से जुड़ी हुई होती है, और आगे की साइड में किससे जुड़ी हुई होती है, स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। ट्रू रिब होती है 1 से 7 तक। फॉल्स रिब वो होती है जो पीछे की साइड वर्टिबल कॉलम से तो जुड़ी हुई है लेकिन आगे की साइड स्टर्नम से ना जुड़ने की बजाय ये 7वीं वाली पसली से जुड़ जाती है, 7th पसली से जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आर्टिकुलेट करती है स्टर्नम की बजाय, तो ये फॉल्स हो जाती है। फ्लोटिंग रिब क्या होती है ना, वो पीछे की साइड वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई लेकिन आगे की साइड कहीं से किसी से नहीं जुड़ी, जैसे तैर रही है, इसलिए फ्लोटिंग होती है। फ्लोटिंग 11वीं और 12वीं आपके पास में होती है, ऐसे आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर, ये हो गया अपना वर्टिबल कॉलम, सॉरी अपनी रिब्स। वर्टिबल कॉलम की बात करें तो 26 वर्टिबल कॉलम होती है, ठीक है। रिब्स कितनी होती है 24, और वर्टिबल कॉलम कितनी होती है 26 होती है। 26 में से आप देखेंगे कुछ इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर रखा है, करीना, तेरो, लहंगो, सोने का। ये करीना, तेरा, लहंगा, सोने का, ऐसे याद कर लो, ठीक है। करीना जो होती है ना ये केक से स्टार्ट होती है, वैसे यहाँ सी से बता रखा मैंने। ये 5 वर्टिब्रा होती है, यहाँ पे 12 होती हैं, यहाँ पर 5 होती है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो ये सारी वर्टिब्राज आपके पास प्रेजेंट होती हैं, ये वर्टिब्राज आपकी हो जाएंगी, है ना। आप खुद भी रीड कर लेंगे इसके अंदर। अच्छा, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है ना, जो सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लंबर है, सैक्रल है ना, कॉकिक्स है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है ना वो जनरली 5 होती हैं, सभी के अंदर 5 नहीं होती, सॉरी 7 होती हैं, गलत लिख दिया आपने, 7 होती है, 7 होती है। तो जनरली सबके अंदर 7 होती है, इंक्लूडिंग ऑल मैमल्स, हमारे ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड करते हुए टोटल 7 होती है, लेकिन कुछ में एक्सेप्शन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ऑलमोस्ट ऑल, सभी में नहीं, ऑल नहीं लिखा हुआ, ऑलमोस्ट ऑल लिखा हुआ। डिफरेंस है। स्टर्नम क्या होता है, ये आपका बिल्कुल वेंट्रल साइड में भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, थॉरेक्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। रिब्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, हाइलिन कार्टिलेज से कनेक्टेड होती है। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आपके पास में क्या होगा, ये देखो, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, वर्टिबल कॉलम की बात करें तो वर्टिबल कॉलम जो होता है ना वो आपका कनेक्टेड किससे होता है, ऑक्सीपिटल डाइकोटाइल से। हमारे पास में ऑक्सीपिटल डाइकोटाइल्स होते हैं जिसके पास में वर्टिबल कॉलम यहाँ पर इससे अटैच्ड होता है। वर्टिबल कॉलम में सबसे पहली जो वर्टिब्रा आती है उसको एटलस बोलते हैं और दूसरी वाली को एक्सिस बोल रहे होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें हमारी लिम्स के बारे में तो हमारे पास अपर आर्म की बात करें, ह्यूमरस होता है, रेडियस, ये ह्यूमरस होती है कोहनी तक की, फिर रेडियस होता है, अल्ना होता है, अपने पास में 8 कार्पल्स होती है, 5 मेटाकार्पल्स होती हैं और ये 14 फेलेंजीज होती हैं। तो ये कार्पल्स होती हैं और यहाँ पर ये कौन सी होती है, 8 मेटाकार्पल्स होती है, 5 मेटाकार्पल्स होती है, 14 आपके पास में फेलेंजीज होती है। लोअर लिम्ब के अंदर एक सबसे बड़ी फीमर होती है, फिर टीबिया, फिबुला, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स होती है, 14 फेलेंजीज होती हैं। पटेला इसके अंदर होता है, एक एक्स्ट्रा बोन होती है यहाँ पर जो नी को ढकने वाली होती है।
इसके अलावा इसमें गर्डल्स होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल। गर्डल क्या करती है, बेसिकली कनेक्ट करने का काम करती है, पूरे स्केलेटन को, हमारे हाथ को हमारे इस पूरे यहाँ से कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है, ऊपर अपर बॉडी से। तो जैसे कि हमारे पास है पेक्टोरल गर्डल जो होती है ना, उसमें एक साइड में दो, आपके इस गर्डल में दो बोन्स होती हैं, एक स्कैपुला होता है, एक अपने पास में क्लैविकल होता है। क्लैविकल अपनी कॉलर बोन होती है, स्कैपुला वहां होता है जहां अपन को शाबाशी देते हैं। जो सेकंड से लेकर 7th तक की आपके पास में जो पसली होती है, रिब होती है, उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है स्कैपुला, जो कि ट्रायंगुलर बोन होता है। और आगे की साइड में क्या होता है, ये अपनी कॉलर बोन प्रेजेंट होती है। कॉलर बोन जो होती है पीछे की साइड स्कैपुला से किससे कनेक्टेड होती है, एक एक्रोमियन नाम का एक्सटेंशन होता है, उससे कनेक्टेड होती है। उस एक्रोमियन की जस्ट नीचे कैविटी होती है, ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। उस ग्लिनोइड कैविटी के अंदर ये जो ह्यूमरस होती है ना, वो आके जैसे कनेक्टेड होती है, ठीक है, ग्लिनोइड कैविटी के अंदर जाके कनेक्ट होती है। इसको हम यहाँ पर ये बोल देते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल में दो बोन्स होती हैं, कॉक्सल बोन बोल देते हैं हम इसको। इस एक कंप्लीट बोन में ना 3 हिस्से होते हैं, इलियम, इशियम, प्यूबिस। 3 बोन्स के फ्यूजन से बनता है एक कंप्लीट बोन, ठीक है। एक कॉक्सल बोन में 3 बोन्स होती है, इलियम, इशियम, प्यूबिस। इलियम का स्पेलिंग ध्यान रखना, ILIUM है, EUM नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम अपनी एनसीईआरटी में आप देख ही सकते हो, इसको रिवाइज कर लेना। जॉइंट्स कौन से होते हैं, जब दो बोन्स या एक बोन एक कार्टिलेज या दो बोन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो जॉइंट्स कहलाते हैं। 3 तरीके के जॉइंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइब्रस जॉइंट वो होते हैं जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, कार्टिलेजिनस जॉइंट वो होते हैं जिसमें स्लाइट मूवमेंट होती है, हल्की सी मूवमेंट होती है। साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं ना, वो होते हैं जिसमें फ्री मूवमेंट होती है। अच्छा, जो मैंने कॉक्सल बोन बताया, तो कॉक्सल बोन जैसे देखिए आप देख पा रहे हैं, इलियम, इशियम, प्यूबिस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये एक पैर में है, दूसरे साइड में भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। आपस में जो कनेक्टेड होती है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस से कनेक्टेड होती है। और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस कुछ नहीं होता, ये दोनों बोन्स को कनेक्ट करने वाला जॉइंट ही होता है। और ये जॉइंट में स्लाइटली मूवमेंट होती है, इसलिए ये वाला जॉइंट कौन सा होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। फाइब्रस जॉइंट वो होता है जिसमें कभी मूवमेंट नहीं होती, जैसे सूचर होते हैं हमारे क्रेनियम के अंदर। क्रेनियम में ऐसे फ्रंटल होते हैं, पैराइटल होते हैं, उससे कनेक्टेड होते हैं। तो बीच में ये लाइंस जो आपको दिखती है ना, यहाँ पर कभी भी मूवमेंट नहीं होगी, तो ये होते हैं सूचर, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होते। साइनोवियल जॉइंट्स में मूवमेंट हो सकती है, हल्की फुल्की, कंसिडरेबल मूवमेंट होती है इसमें। और इसका मेजर पॉइंट यही होता है कि इनमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है, साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है, और उस कैविटी की वजह से यहाँ पर मूवमेंट होता है। कौन कौन से इसमें एग्जांपल आते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपने ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी के बीच में जो जॉइंट होता है, इसकी वजह से अपन कंप्लीट 360 डिग्री में अपन घुमा सकते हैं अपने हैंड को, ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपका हिंज जॉइंट होता है, जो आपका एल्बो होती है और ह्यूमरस होती है, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होगा ये आपका हिंज जॉइंट होता है, जो कि एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा, सारे डायरेक्शन में मूव नहीं करता। ऐसे ताला चाबी भी बोलता है इसको, एकदम लॉक वाला, लॉक लग जाता है ना, एक साइड ही पर मूव कर सकते हैं, इससे ज्यादा मूव नहीं कर सकते। पाइवॉट जॉइंट होता है जो आपके पास में एक्सिस और एक्सिस के बीच में होता है, जहां पर यहाँ पर एक ही धुरी के ऊपर या एक ही एक्सिस के ऊपर अपन घुमा सकते हैं अपनी गर्दन को। इसके अलावा ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपके पास होते हैं, कहाँ पे, कार्पल्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ठीक है। कार्पल्स के बीच में आपके पास ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। इसके अलावा आपके पास अगर अपन एनसीईआरटी देखेंगे तो मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, कार्पल्स के अंदर कौन सा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। और सैडल जॉइंट किसके बीच में होता है, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। तो ये कार्पल है, ये मेटाकार्पल है, इन दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट है, सैडल जॉइंट, ठीक है, सैडल जॉइंट। और ग्लाइडिंग कहाँ होता है, सिर्फ कार्पल्स के बीच में, कलाई के बीच में ग्लाइडिंग हो गया, यहाँ पर सैडल हो गया। समझ पा रहे हो, ये एग्जांपल्स हैं, इसके थोड़े से याद रखने हैं आपको। फिर एग्जांपल के बाद में अपन आ जाते हैं डिसऑर्डर्स के ऊपर। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, जहां पर इम्यूनिटी सिस्टम हमारे खुद के इम्यून सिस्टम मतलब पे ही अटैक करने लगती है, बॉडी पे ही अटैक करने लगती है। किस पे अटैक करेगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। तो मैंने ऐसे पूछा था कि एनएम जंक्शन जब डिसफंक्शन हो जाए तो एनएम जंक्शन को हटाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम। इसलिए माइस्थेनिया ग्रेविस हम इसको बोल देते हैं। इसकी वजह से हमें फटीग होता है, बहुत ज्यादा वीकनिंग आती है, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल बोल सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है, एक प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता है स्केलेटल मसल का, मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर है। जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का आपको वहां पर दिखाया हुआ भी है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास टिटेनी आती है, टिटेनी का बहुत बार पीवाईक्यू आ चुका है, बहुत बार रिपीट हो गया है। कैल्शियम आयन अगर कम हो जाए तो मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं होगा, रैपिड स्पाज्म हो जाएंगे और इस वजह से टिटेनी हो जाती है। आर्थराइटिस होता है, आइटिस कभी भी लग जाए मतलब सूजन आ जाती है कहीं पे तो आइटिस लग जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट आए तो आर्थराइटिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है अगर हड्डियों में छेद हो जाए, और छेद कब होता है, बढ़ती हुई उम्र के साथ में, जब फीमेल्स होती है जनरली उनके अंदर ऐसा होता है, फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ में फीमेल्स में एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होने लगता है। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि आपकी दादी नानी जो होती है उनमें थोड़ा मेल अपीयरेंस आने लगता है, जो वो बात भी करती है तो उनकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, फीमेल हार्मोन कम हो जाता है।
इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बोन डिक्रीज, मतलब बोन जो होती है बेसिकली वो उसका मास डिक्रीज हो जाता है। लास्ट में आ जाता है गाउट। गाउट क्या होता है? जॉइंट का इन्फ्लेमेशन, अगर जॉइंट फूल जाए, इन्फ्लेमेशन उनमें हो जाए। इन्फ्लेमेशन कैसे हो सकता है? यूरिक एसिड अगर इकट्ठा हो जाए। यूरिक एसिड हमारा एक मतलब वेस्ट मटेरियल होता है, अगर किडनी से बाहर नहीं निकला तो वो वहां पर क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड वैसे हम जनरली निकालते नहीं, यूरिया निकालते नहीं, कि थोड़ा बहुत यूरिक एसिड तो हमारे अंदर भी बनता है। तो वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अगर इकट्ठा हो जाए जॉइंट्स के अंदर तो गाउट या गठिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट बहुत ही कम टाइम के अंदर। आई होप कि आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया होगा। एनसीईआरटी से फटाफट एक बार रिवाइज कर लेना, सारे डायग्राम्स अच्छे से देख लेना। ये हाईलाइटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक